से आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस एजुकेशन पर आइए हम बात करते हैं सीडीपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। 30 क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहलाता है? ठीक है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत का अगर यहाँ पे बात किया है, अगर आप देखिएगा शीर्षगामी सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? सेफलोकॉर्डर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेफेलो कॉर्डर प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, अगर इसका बात कीजिएगा सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल का, इसका ये जो होता है इसमें जो विकास का दर होता है वो क्या होता है आपका? आपका वो जो सिर से पैर की तरफ बढ़ता है, इसमें कहाँ से बढ़ता है? इसका विकास का जो दर होता है वो कहाँ से होता है? सिर से पैर की तरफ। सिर से पैर की तरफ बढ़ता है। तो इस तरीके से अगर देखिएगा तो पहला का सी जो है आपका क्या है? सही ऑप्शन है। यहीं पे सेफलोपोडल प्रिंसिपल की जब हम बात की हैं तो एक और प्रिंसिपल है उसका भी हम बात कर लेते हैं। उसका जो विकास होता है वो क्या होता है? केंद्र से बाहर की तरफ होता है। उसका विकास क्या होगा? केंद्र से बाहर की तरफ बढ़ता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सीमो डिस्टल प्रिंसिपल। बस ये दोनों प्रिंसिपल है, दोनों प्रिंसिपल आपको अच्छे से देखना है। सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल किसको कहते हैं? शीर्षगामी सिद्धांत क्या होता है? वो होता है सिर से पैर की तरफ बढ़ता है। अगर हम प्रोक्सी मोडिस्टर प्रिंसिपल की बात करें तो वो क्या होता है आपका? उसका विकास जो होता है वो केंद्र से बाहर की तरफ बढ़ता है। तो ये दो चीज है, आपको दोनों सिद्धांत को आपको अच्छे से देखना है। चलिए, पहला का ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या है? सही आंसर है। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण है? क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थूल गति का उदाहरण है? ठीक है, स्थूल गति कहने का मतलब है आपका मोटर स्किल का बात कर रहा है। ठीक है, ग्रोस मोटर स्किल का बात कर रहा है। किसका? ग्रोस मोटर स्किल का बात कर रहा है ये। ग्रोस मोटर स्किल का बात कर रहा है। अगर ग्रोस मोटर स्किल का आप बात कीजिएगा तो ये क्या होता है? ये फुटबॉल से ढके फुटबॉल को ढकेलना, इसमें आपका ये ग्रोस मोटर स्किल लगता है। और बाकी अगर आप ये तीनों देखिएगा, सुई में धागा प्रेरणा, लिखने में पेंसिल और मोती में धागे प्रेरणा, ये आपका क्या है? फाइन मोटर स्किल है। ये सारा आपका फाइन मोटर स्किल है। ठीक है, ग्रोस मोटर स्किल आपका फुटबॉल को ढकेलना, ये आपका क्या है? ग्रोस मोटर स्किल है। और उसके बाद जो है आपका सारा जो है वो आपका क्या है? आपका फाइन मोटर स्किल है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, इसमें कह रहा है अभिकथन और रीजन दे रहा है। इसमें क्या कह रहा है आपका? विद्यालय बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही बात है, विद्यालय जो है बच्चा के समाजीकरण में वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन अगर आप देखिएगा धार्मिक संस्था समाजीकरण का प्राथमिक कारण नहीं, धार्मिक संस्था आपका क्या है? समाजीकरण का सेकेंडरी है। प्राथमिक कारक आपका क्या हो जाएगा? प्राथमिक कारक आपका घर हो जाएगा। ठीक है, आपका आस-पास का ये हो जाएगा। ठीक है, फैमिली हो जाएगा। और आपका प्राइमरी एजेंट, देखिए प्राइमरी एजेंट जनरली आपका फैमिली होगा। ठीक है, और उसके बाद जो जो भी चीज़ है, आपका स्कूल है, धार्मिक संस्था है, ये सारा चीज़ आपका क्या है? वो सेकेंडरी एजेंट है। ठीक है? तो अगर आप देखिएगा यहाँ पे ये कारण जो है आपका गलत है और ये सही है, लेकिन ये इसका व्याख्या नहीं करता है, इसलिए आपका सिर्फ ए सही होगा किंतु आर गलत। तो आपका क्या है? 3 का ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या है? सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? जिन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार, देखिए जिन पियाजे जो आपको सिद्धांत दिए थे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिए थे, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण में बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का प्रयोग करते हैं? क्या कह रहा है कि जब बच्चा जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का प्रयोग करने में क्या होता है? सक्षम होता है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपका पहला दिया है सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है सर, क्या कह रहा है? संवेदी गामक, इसी को हम क्या कहते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। ठीक है, और अगर आप दूसरा का देखिएगा, दूसरा क्या कह रहा है आपका? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्या कहा है? ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम क्या कहते हैं? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ठीक है, और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आपका क्या होता है? 7 से 11 वर्ष। देखिए ये होता है आपका 0 से 2 वर्ष।
ये होता है आपका 2 से 7 वर्ष, ये होता है आपका 7 से 11 वर्ष और ये होता है 12 प्लस। ठीक है? और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को हम क्या कहते हैं? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। अगर आप देखिएगा, देखिए आपका जो संवेदीगामक अवस्था जो होता है, सेंसरी मोटर जो अवस्था होता है, इसमें बच्चा क्या करता है, अपनी इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। ठीक है? और यहाँ पे बस एक चीज देखिएगा, यहीं पे आपका डेवलप होता है क्या? ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये अक्सर क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस किस अवस्था में डेवलप होता है? तो आप बोलिएगा कि आपका सेंसरी मोटर अवस्था में डेवलप होता है, जो कि आपका 0 से 2 साल के वर्ष में होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? वस्तु अस्थायित्व कहते हैं। ठीक है? ऑब्जेक्ट परमानेंस को ही। और दूसरा आपका क्या होता है? पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था होता है, जिसको हम प्री ऑपरेशन स्टेज कहते हैं। ये 2 से 7 वर्ष होता है। इसमें बच्चे के अंदर जो डेवलप होता है, वह आत्म केंद्रिता सोच डेवलप होता है। कहने का मतलब है इगोसेंट्रिज्म आ जाता है। अगर कोई चीज उसका फॉलो नहीं किया, वो अपनी ईगो में ले लेता है। ठीक है? सिंबॉलिक थिंकिंग आता है, प्रतीकों का प्रयोग करना वो सीखता है वहाँ पे। उसके बाद लेकिन वहाँ पे अभी लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है, उसके कंजर्वेशन का अभाव होता है, संरक्षण का अभाव होता है। ठीक है? और मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था क्या होता है? 7 से 11 वर्ष, जिसको हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। और यहाँ के बच्चे के अंदर क्या होता है? लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाता है। ठीक है? और इसमें क्या होता है? कंजर्वेशन भी डेवलप हो जाता है और चीज़ों को क्लासिफाई कर सकता है और क्लास और चीज़ों को क्रमबद्धता में वो लगा सकता है। किसमें? मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। अगर आप औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था का बात कीजिएगा, तो इसमें बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन और कल्पनात्मक तर्क और समस्या समाधान चीज़ों को, मतलब बड़े-बड़े क्वेश्चन को वो ईज़ी वे में सॉल्व कर सकता है। किसमें? औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। ध्यान रखिएगा, इसमें अमूर्त चिंतन और काल्पनिक काल्पनिक तर्क, और इसमें क्या हो गया? समस्या समाधान। तो 4 का जो है आपका, इसमें जो है आपका जो आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? आपका औपचारिक संज्ञानात्मक, क्योंकि यहाँ कह दिया है कि जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का प्रयोग करने में सक्षम, तो हम 4 का ऑप्शन डी जो है, वो आपका क्या है? सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बच्चे बच्चे जब नई जानकारी से सामना करते हैं, तो वो अपनी मानसिक संरचनाओं, स्कीमा का संशोधन कर लेते हैं। जिन पियाजे के शब्दावली में ये प्रक्रिया क्या क्या कहलाती है? देखिए क्या कह रहा है कि जब बच्चा नई जानकारी का जो सामना करता है ना, वो क्या करता है? जो उसका मानसिक संरचना है, स्कीमा, उसका क्या करता है? वो संशोधन कर लेता है। आखिर जिन पियाजे की शब्दावली में जो ये प्रक्रिया, आखिर हम इसको क्या कहेंगे? तो इसको अनुसरण कहेंगे, या समायोजन कहेंगे, या समावेशन कहेंगे, या मौखिकीकरण कहेंगे। देखिए इसको हम क्या कहेंगे? समायोजन कहेंगे। जो टर्म आप वर्ड देखे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? एकोमोडेशन कहते हैं। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं? जो पहले से चीज है, ठीक है, हम चीजों के बारे में जानते हैं, लेकिन उसके बारे में हमको नई जानकारी और पता चले, तो हम क्या करते हैं? जो चीज है उस मेरे माइंड में, उसके बारे में पता, हम उसमें क्या करते हैं? मतलब कि संशोधन कर देते हैं, और उस जानकारी को भी हम क्या करते हैं? अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं। तो इस तरीके से 5 का जो है आपका ऑप्शन बी जो है, वो आपका सही आंसर है। और मौखिकीकरण तो आपका जनरली इस पे बोलने से आ जाता है, ठीक है? और एसिमिलेशन, ये जो आपका समावेशन है, ठीक है? ये क्या होता है? जो आपका एग्जिस्टिंग स्कीमा होता है, उसको हम चेंज करके क्या करते हैं? नया जानकारी को उसमें फिट करते हैं, ठीक है? ये चीज़ है। और ये तो अनुसरण आपका स्कीमा से रिलेटेड ही नहीं है, पियाजे के टर्म से ही, ठीक है? चलिए 5 का ऑप्शन बी जो है, वो आपका क्या है? सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? निम्न में से संपरिवर्तन की व्याख्या लेव वाइगस्की ने नहीं की है कि आखिर किसका वाइगस्की जो कंसेप्ट है, वो व्याख्या नहीं की है? नहीं की है क्या बात कर रहा है? सामाजिक अनुबंध, अभिविन्यास, ठीक है, ये, और उसके बाद समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या निजी वाक्य, या पाठ। अगर आप बात कीजिएगा वाइगोस्की, जो देखिए आपका सोशल कल्चर जो थ्योरी, सिद्धांत जो दिया गया था, वो आपका किसके इससे दिया गया था? वो आपका कोहलबर्ग। तो ये जो है आपका कोहलबर्ग दिए थे, ठीक है? तो इसलिए ये वाइगोस्की का नहीं होगा, तो 6 का जो है ऑप्शन ए जो है, वो आपका सही आंसर है। अगर वा अगर वाइगोस्की का बात कीजिएगा, वाइगोस्की आपका जेडपीडी, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। और प्राइवेट स्पीच, और आपका क्या हो गया? स्कैफोल्डिंग। ये सारा वर्ड जो है किसके रिलेटेड है?
वैगोस्की के रिलेटेड। तो 6 का ऑप्शन ए जो है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, वैगोस्की के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचना और चिंतन प्रक्रिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन आखिर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? किसकी? हमारी संज्ञानात्मक संरचना और चिंतन प्रक्रिया के निर्माण में। स्कीमा, स्कीमा तो आपका ऐसे भी अभी जस्ट पढ़े हैं, पियाजे का टर्म है। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन। ठीक, और आपका क्या है? आनुवंशिक प्रवृत्ति या अनैच्छिक श्वासक्रिया। ठीक है, देखिए जेनेटिक जेनेटिक का यहाँ आनुवंशिक प्रवृत्ति का कोई मतलब नहीं है, और यहाँ अनैच्छिक क्रिया कहने का मतलब इनवॉलेंट्री एक्स, ये हम किसका बात कर रहे हैं? एक्शन का बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो आपका जो सही आंसर है ना, वो आपका क्या है? सामाजिक संपर्क करता है। ठीक है, तो 7 का ऑप्शन बी जो है वो क्या है आपका? ये 7 का ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर है। मतलब कि वाइगोस्की का जो है बिलीव था, मतलब वो मानते थे कि सोशल टूल जो होता है वो क्या होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का निर्माण में मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम कह सकते हैं कि 7 का ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है? सही आंसर है। ठीक है, जैसे अगर आप बात कीजिएगा, देखिए कि जो वाइगोस्की के अनुसार क्या था? संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों, कहने का मतलब है परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र और परिवेश व भाषा का क्या करता है? प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सामाजिक संकरता जो है संज्ञानात्मक संरचना और चिंतन प्रक्रिया के निर्माण में क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का देखिएगा, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम क्या है? देखिए, सही क्रम, नैतिक विकास के स्तर का यहाँ सही क्रम पूछ रहा है। तो आपका जो वो स्तर जो दिए थे वो 3 स्तर दिए थे। 3 स्तर में आप क्या क्या था? देखिए, प्री कन्वेंशनल था, उसके बाद कन्वेंशनल था, उसके बाद पोस्ट कन्वेंशनल था। कहने का मतलब है प्री कन्वेंशनल का मतलब है पूर्व पारंपरिक, उसके बाद पारंपरिक, उसके बाद उत्तर पारंपरिक। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए ही जो है आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और जो है ये जो 3 स्तर जो दिए थे नैतिक विकास का, इस 3 स्तर को वो क्या किए थे? 6 स्टेज में बाँटे थे। ठीक है? 2-2 करके। ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। 8 का ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है? सही आंसर है। पूर्व पारंपरिक और पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। ठीक है? प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल और सॉरी, मतलब कि प्री कन्वेंशनल और कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है? वो प्री ऑपरेशन, ऑपरेशन तो आपका पियाजे का है। बार-बार आगे-पीछे हो जाता है। ठीक है? 8 का ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है? सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 का अगर बात कीजिएगा, प्रगतिशील शिक्षा सुझाती है कि शैक्षिक नियोजन का केंद्र होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है? प्रगतिशील शिक्षा का सुझाती है कि क्या मतलब कि आखिर प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो है उसमें जो शैक्षिक नियोजन का केंद्र किस तरीके का होना चाहिए? परीक्षा ही हो खाली, या माता-पिता या टीचर विद्यार्थी? देखिए, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो होता है उसका जो क्षेत्र होता है, शैक्षिक क्षेत्र, वो विद्यार्थी से होगा। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या कहेंगे? 9 का ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या है? सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का अगर बात कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि हावर्ड गार्डनर्स के अनुसार एक अच्छा कवि और लेखक होने के लिए एक व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए? क्या कह रहा है कि अच्छा कवि और लेखक, पहला कहता है अंतर्वैयक्तिक, ये क्या होता है आपका? इंट्रापर्सनल। कहने का मतलब है हम सिर्फ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं कि मतलब हम अपने आप को समझ पा रहे हैं। और भाषाई मतलब लिंग्विस्टिक, और सबसे जो आपका ये करेक्ट आंसर है वो यही है कि अच्छा कवि और लेखक होने के लिए व्यक्ति के पास किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए? तो वो भाषाई बुद्धि होनी चाहिए। ना कि आपका इंट्रापर्सनल वो खुद को समझ सके, ना कि आपका क्या है, ये आपका शारीरिक गतिविधि का बात हो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम फिजिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं कि अपने हम किसी चीज को किस तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हैं अपना फिजिकल एक्टिविटी के से करते हुए। ठीक है, और ये क्या कहता है? दासाई, कहने का मतलब है स्पेशियल। इसमें क्या होता है आपका कि विजुअलाइजिंग और नेविगेशन स्पेस की बात कर रहा है। तो 10 का ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर है। और हवार्ड गार्डनर जो दिए थे वो मल्टीपल इंटेलिजेंस जो दिए थे वो 8 तरह का मल्टीपल इंटेलिजेंस दिए थे। तो 10 का ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 का अगर बात कीजिएगा, 11 कहता है अभिकथन ए, एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को दी गई समस्या पर कार्य करते हुए अपने विचारों का मौखिकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या कह रहा है कि एक अध्यापक जब विद्यार्थी को कोई समस्या
पर कार्य करते हुए क्या करना चाहिए? अपने विचारों का मुखीकरण करते हुए प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चों को। ठीक है? ये आपका उसके बाद क्या कहा है कि भाषा और सोच का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से है। अच्छा ये बताइए कि क्या ये जो है देखिए ये तो आपका सही है, विकथन सही है। ठीक है, ये आपका सही है, लेकिन ये गलत है कि भाषा और सोच का जो विकास एक दूसरे से क्या कह रहा है स्वतंत्र रूप में होता है, एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में होता है। हाँ, हमेशा जो है क्या होता है देखिए आपका जो है लैंग्वेज ये भाषा और सोच जो होता है क्या होता है डीपली इंटरडिपेंडेंट होता है एक दूसरे से। ठीक है, ना कि क्या होता है अलग-अलग होता है, ठीक है? तो इसलिए ये चीज़ आपका गलत है। तो हम कह सकते हैं कि ए सही है और आपका क्या है आर गलत है। ठीक है, ए सही है और आपका क्या है आर गलत है। देखिए होता क्या है ना, ठीक है, एक अध्यापिका जो होता है अपने विद्यार्थियों को दी गई समस्या पर कार्य करते हुए अपने विचारों का मौखिकरण करने के लिए प्रोत्साहित करती है, ये चीज़ आपका सही है। लेकिन परिवार के बाद क्या होता है बच्चों का जो विकास होता है विद्यालय में महत्वपूर्ण भूमिका होता है, इसलिए शिक्षक उस पर मतलब क्या करते हैं उसको प्रोत्साहित करते हैं, उस पर जोर देते हैं, ठीक है? शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हुए उसका क्या करते हैं समाधान भी बताते हैं और बच्चे के विकास में क्या करते हैं शिक्षकों का निर्माण क्या होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है? और भाषा और सोच जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ना, इंटर रिलेटेड होते हैं ना कि एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में होते हैं, अलग-अलग होते हैं। ठीक है? तो 11 का ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। आपकी कक्षा में जब कोई लड़का रोता है और तो दूसरे विद्यार्थी यह कहकर चिढ़ाते हैं कि लड़के का व्यवहार मत करो, लड़के रोते नहीं हैं। उनका ये कथन क्या दर्शाता है? लैंगिक समता या लैंगिक समानता या लैंगिक स्थिरता या लैंगिक रूढ़िवादिता? जरा आप यहाँ बात कीजिएगा कि आपकी कक्षा में जब कोई लड़का रोता है, देखिए क्या कह रहा है कि आपकी कक्षा में जब कोई लड़का रोता है, तो दूसरे विद्यार्थी उसे ये कहकर चिढ़ाता है, ऐसा थोड़ी है कि आप ये बताइए, सिर्फ़ क्या लड़का ही रो सकता है, लड़की नहीं रो सकती है क्या? हाँ? सॉरी ये सिर्फ़ लड़की ही रो सकती है, लड़का नहीं रो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप किसी चीज़ को भी स्पेसिफ़ाई करते हैं कि यहाँ पे किस चीज़ को स्पेसिफ़ाई कर रहे हैं कि कक्षा में कोई लड़का अगर रो रहा है तो आप उसको चिढ़ा रहे हैं, भाई लड़की की तरह क्यों रो रहे हो? ठीक है? तो ये चीज़ जब आप ये कर रहे हैं तो इसका मतलब जो आप कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? लैंगिक लैंगिक रूढ़िवादिता कहने का मतलब है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग आपके आपका जो ये कथन है उस चीज़ को दर्शाता है। तो इसलिए 12 का जो है आपका क्या है ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है सही आंसर है। ठीक है? देखिए ये जो आपका एक अनुचित विचार है, ठीक है? उसका क्या कह रहा है कि एक सामान्यीकृत दृष्टिकोण या विशेषताओं का को संदर्भित करता है जो महिला और पुरुषों के पास होने चाहिए कक्षा में लैंगिक रूढ़िवादिता से बचने के लिए क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को लड़कों और लड़कियों दोनों को क्या करना चाहिए? गैर पारंपरिक भूमिका में रखने का प्रयास करना चाहिए ताकि उसके मन में ये चीज़ नहीं आए। ठीक है? तो 12 का ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगर 13 का बात कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि विद्यार्थियों की अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस दृष्टिकोण में देखना चाहिए? क्या कह रहा है कि कि अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए? ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि इंडिविजुअल जो डिफरेंस है आखिर मतलब क्लास में देखिए क्या हो रहा है कि हर तरह का बच्चा है अब उसमें ऑटोमेटिक है कि डिफरेंस होगा है ना? तो आखिर आप उस चीजों को किस दृष्टिकोण से देखिएगा अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में क्या अगर बच्चा अलग अलग क्षेत्र से आ रहा अलग अलग समाज से आ रहा अलग अलग मतलब कि आपका भाषा सीख के आ रहा है तो आप उसको एक बाधा के रूप में देखिएगा नहीं वो एक बाधा के रूप में नहीं होता वो आपको क्या करेगा हेल्पफुल करता है दूसरे बच्चों को भी सीख मदद करता है कुछ सीखने में विकास प्रक्रिया में प्रकृति और स्वाभाविक रूप होता है ठीक है ये आपका सही है क्या होता है कि हर हर जो विद्यार्थी होता है वो क्या होता है यूनिक होता है और सबका अपना अपना सीखने का तरीका होता है स्टाइल होता है ठीक है एक प्रकार का सामान्य व्यवहार के रूप में देखेंगे ठीक है या एक नॉर्मल कह रहा है यहाँ पे
अभी सारे चिंतन के नतीजे के रूप में, या ये कन्वर्जेंट थिंकिंग को दर्शा रहा है कि नहीं? ऐसा नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 13 का ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है? सही आंसर है। देखिए, अधिगम की शैलियाँ उन विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती है जो सीखने के लिए क्या करता है? किसी व्यक्ति के पसंदीदा दृष्टिकोण और समस्या समाधान में इसके उपयोग को निर्धारित और क्या करता है? चिन्हित करता है। तो हम कह सकते हैं 13 का ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है? सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा, तो अधिगम हेतु मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं? देखिए क्या कह रहा है कि अधिगम हेतु मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है? तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग का यहाँ पे बात कर रहा है कि उसके संदर्भ में आखिर कौन सा कथन सही नहीं है का बात कर रहा है। मूल्यांकन कह रहा है कि व्यापक होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपका कह रहा है कि मूल्यांकन सतत होना चाहिए, मतलब कि कंटिन्यूअस होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि मूल्यांकन मानकीकृत परीक्षाओं द्वारा करनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद कह रहा है कि विद्यार्थी द्वारा स्वमूल्यांकन अधिगम हेतु मूल्यांकन में हिस्सा होना चाहिए। देखिए, कह रहा है कि कौन-सा कथन सही नहीं है, कहने का मतलब है अगर आप यहाँ पे देखिएगा, तो जो है आपका वो मूल्यांकन जो है मानकीकृत परीक्षणों द्वारा करना चाहिए। कहने का मतलब है कि हमको स्टैंडर्डाइज़्ड टेस्ट इ करें हम कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग के लिए, ठीक है? तो इसमें जो आपका ये क्वेश्चन जो मेन कह रहा है कि मूल्यांकन को जो है अगर हमको रखना है, हमेशा क्या है कि सदैव जो हम रखें उसको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है, ठीक है? मूल्यांकन जो आपका ये दर्शाता है कि शिक्षकों द्वारा दिया गया कक्षा निर्देश कितना अच्छा है और शिक्षार्थियों ने अपने अधिगम में कितना प्रगति किया है। वो मेन है मूल्यांकन आपका इसी चीज़ को दर्शाता है ना, कि आखिर जो बच्चा सीखा वो कितना सीखा, ठीक है? तो ये चीज़ होना चाहिए। और इसलिए मूल्यांकन जो है आपका क्या होना चाहिए, वो मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए, ये भी आपका सही है, मूल्यांकन सतत होना चाहिए। कंटीन्यूअस प्रोसेस है, मतलब कि आप एक चैप्टर पढ़ाया उसका टेस्ट लिए, तो उससे ये पता चलता है कि बच्चा आखिर कितना सीखा या नहीं सीखा, बच्चा को कहाँ दिक्कत आ रहा है, ठीक है? और क्या है कि विद्यार्थी द्वारा स्वमूल्यांकन अधिगम हेतु मूल्यांकन में हिस्सा होना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ आपका क्या है, सही है। चलिए, और जो देखिए होता क्या है ना कि जो आपका स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो होता है वो आपका क्या होता है कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग के लिए होता है जनरली, ठीक है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहने का मतलब है समेटिव टेस्ट, ठीक है? समेटिव टेस्ट, नॉट फॉर, मतलब कि ना कि फॉर लर्निंग के लिए, असेसमेंट ऑफ लर्निंग ना कि फॉर लर्निंग के लिए, ठीक है? तो 14 का ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा कि शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के रचनात्मकता और समस्या समाधान दृष्टिकोण को क्या करता है, बढ़ावा देता है, ठीक है? शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्नलिखित में से कौन-सा प्रश्न जो है बच्चों में रचनात्मक, ठीक है? और समस्या समाधान दृष्टिकोण को क्या करता है, बढ़ावा देता है। आपका नाम क्या है? देखिए नाम क्या है? ये आपका एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। कहने का मतलब डायरेक्ट इसमें बच्चा का आंसर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जो भी है तो हम नाम बोलेंगे, ठीक है? आप अपने शहर में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं? देखिए, आप अपने शहर में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं? अगर आप ये क्वेश्चन बच्चों के पास पूछे हैं, तो हर एक बच्चे का जो है एक अप्रोच होगा आंसर देने का, वो क्या होगा, अलग-अलग होगा। तो ये चीज़ है क्या दिखलाता है? ये ओपन एंडेड क्वेश्चन को दिखलाता है। किसको दिखलाता है? ये ओपन एंडेड क्वेश्चन को दिखलाता है। कहने का मतलब है डाइवर्जेंट थिंकिंग का यह बात कर रहा है, ये कन्वर्जेंट थिंकिंग। और आप कहाँ रहते हैं भाई? हम जहाँ रहते हैं उस शहर का नाम बोलेंगे, ठीक है? ये भी आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग है। और क्या है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। अब भारत की आज़ादी कब मिली? 1947 में मिली, तो आप 1947 बोलिएगा। तो भारत की आज़ादी कब मिली? तो ये भी आपका क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, कि मतलब सिर्फ एक आंसर है। बाकी आप इसमें कोई बहस नहीं कर सकते। लेकिन जब आपसे पूछा गया कि आप अपने शहर में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं, तो इसमें हर एक बच्चे का आंसर में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो इसलिए ये आपका क्या है, एक डाइवर्जेंट थिंकिंग को दर्शाता है। और आपका ये क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। हाशिए
पर स्थित समूहों से आने वाले विद्यार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण होना चाहिए? कहने का मतलब है कि हाशिए पर स्थित समूह, ठीक है? तो देखिए, क्या होता है, इसमें जो कह रहा है आपका कहने का मतलब देखिए क्या होता है कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का अंत अर्थहीन मानना चाहिए। देखिए इसमें अगर हम बात करेंगे कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में क्या करना चाहिए? शामिल करना चाहिए, ठीक है? का दृष्टिकोण होना चाहिए। विद्यार्थी चाहे किसी भी पृष्ठभूमि से आते हैं, कहीं से भी आ रहा है, आप उस चीज़ उसको बाधा नहीं बना सकते हैं या आप उसको अलग दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे, ठीक है? तो उनके साथ हमको क्या करना चाहिए? समान व्यवहार करना चाहिए। ऐसा थोड़ी है, अगर आप एक क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप अगर कहेंगे नहीं ये बहुत छोटे तबके से आ रहा है, ये तो वहाँ से आ रहा है, ये वहाँ से आ रहा है। अगर आप ही बाँट रहे हैं तो फिर स्कूल आने का क्या मतलब बनता है? तो इसलिए आप उसको एक समान व्यवहार उसके साथ करेंगे और उसके मुख्य धारा में उसको क्या करेंगे? लाने का प्रयास करें। अगर जो छोटे तबके से आ रहा है, जिसको एजुकेशन के बारे में अच्छा पता नहीं है, लेकिन उसको मौका मिला है पढ़ने का, तो आप उसको उस चीज़ के बारे में बताएँगे। उसको आप क्या करेंगे, समान व्यवहार करेंगे जैसे और बच्चों के साथ करते हैं, ताकि उसका मनोबल बढ़े और वो अच्छे से किसी भी चीज़ों को सीख पाए और उसका उस बाधा नहीं बने। तो अगर यहाँ पे आप आंसर देखिएगा तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा कि उन्हें मान देना चाहिए और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में क्या करना चाहिए? शामिल करना चाहिए। तो 16 का ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है? सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 का बात करते हैं। 17 कहता है कि हालांकि संलग्नता से जूझने वाले विद्यार्थी विशिष्ट क्षेत्रों में चुनौती महसूस करते, फिर भी उनमें समानता खाली जगह का समाप्त होता है। कहा है कि हालांकि संलग्नता से जूझने वाले विद्यार्थी विशिष्ट क्षेत्रों में चुनौतियां महसूस करते हैं, फिर भी उनमें समानता खाली जगह का समाप्त होता है। बारीकी जानकारी पर ध्यान देना या प्रभावशाली संप्रेषण या संज्ञानात्मक नम्यता या सामाजिक परिस्थितियों को सटीक रूप से समझना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप बात कीजिएगा, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि विद्यार्थी विशिष्ट क्षेत्रों में चुनौती महसूस करते हैं। कैसा? संलग्नता से जूझने वाले विद्यार्थी, ठीक है। कहने का मतलब है ऑटिज्म, ठीक है। अगर आप यहाँ बात कीजिएगा, यहाँ पे जो आपका आंसर है वो क्या होता है कि बारीकी जानकारी पर ध्यान देना। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है? सही आंसर है, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर आप इसको देखेंगे, ये इसका यहाँ पे ये कह रहा है कि देखिए, ये आपका क्या होता है, एएचडी ऑर्डर जो होता है ना, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं, वही होता है आपका संलिप्तता विकार, ठीक है। ये क्या होता है, एक विकासात्मक विकार है जो कि किसी व्यक्ति के संचार, स्वनियमन और सामाजिक अंतःक्रिया कौशल को क्या करता है? बाधित करता है। तो हम 17 का बारीक जानकारी पर ध्यान देना, ठीक है। बाकी जो आप देखिए प्रभावशाली संप्रेषण, संज्ञानात्मक नमत्या, सामाजिक परिस्थितियों को सटीक रूप से समझना। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 18 को देखिएगा, पठन वैकल्य एक है। पठन वैकल्य देखिए, अगर हम यहाँ डिसलेक्सिया का बात कर रहे हैं, डिसलेक्सिया क्या है, इसमें किस में दिक्कत होता है आखिर? यहाँ जो आपको दिक्कत होता है, इसमें क्या दिक्कत होता है? विशिष्ट अधिगम कठिनाई, मतलब कि कहने का मतलब है स्पेशली जो है हमको रीडिंग को अफेक्ट करता है, ठीक है। और जो है आपका ये क्या है, ये जो नीचे दिया है संवेदी क्षति, ठीक है, सेंसरी इम्पेयरमेंट है, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या है, संवेदनता कम, विकार का हिस्सा, ठीक है। उसके बाद क्या, ये पार्ट ऑफ ऑटिज्म में भी जस्ट देखिए ना, जिसको हम क्या कहते हैं, ये उसके बाद क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक असर, ठीक है, ऑडिटरी इम्पेयरमेंट, ठीक है। ये चीज़ है। 18 का ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है? सही आंसर है। क्वेश्चन 19 का बात कीजिएगा, इसमें कह रहा है कि दृष्टिबाधित से जूझने वाले विद्यार्थी समावेशन में निम्न से कौन सा कारक बाधा बन सकता है? देखिए, जो विजुअल इम्पेयरमेंट बैरियर जो बन सकता है वो कौन बन सकता है? संप्रेषणीय चित्र, ये तो इसके लिए हेल्पफुल एड है, ये आपका बाधा नहीं बन सकता है। दृष्टिबाधित बच्चा है ना, ठीक है। टेक्टाइल ग्राफिक जिसको बोलते हैं, ठीक है, या हस्तलेखीय नोट्स, ये हस्तलेखीय नोट्स जो विजुअल विजुअल इम्पेयरमेंट बैरियर बन सकता है। क्यों?
क्योंकि मान के चलिए हैंड रिटन नोट्स वो देख ही नहीं पाएगा और उसको वो टच ही नहीं कर पाएगा, तो फिर पढ़ेगा कैसे? अगर उसको वो छू नहीं पाएगा, देख तो रहा ही नहीं है। अगर वो उसको हाथ से छू नहीं, महसूस नहीं कर पाएगा, तो वो फिर पढ़ेगा कैसे? ऑडियो तो इसके लिए सही है, क्या ब्रेल किताबें इसके लिए सही है। तो क्या है, ये तीनों सही है, लेकिन लिखित जो नोट्स है, ये क्या होता है, विजुअल इम्पेयरमेंट बैरियर है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा, 20 में क्या कह रहा है? 20 में कह रहा है कि अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, जिसको हम क्या कहते हैं, एडीएचडी कहते हैं, से जूझने वाले जो विद्यार्थी होते हैं, निम्न से किस गुण को प्राय दर्शाते हैं? किस गुण को क्या कह रहा है, प्राय दर्शाते हैं? अगर आप ऐसे बच्चों की बात कीजिएगा, ये ऐसे में क्या होता है कि देखिए, ये भी एक क्या है, आपका मानसिक विकार है, जिसमें क्या होता है कि आपके आपके ध्यान देने, बैठने, स्थिर रहने और अपने व्यवहार को क्या करता है, नियंत्रित करने के तरीके को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। ठीक है? ये बच्चों और ये किशोरों में होता है और व्यवस्थक व्यस्तक तक जारी रहता है। मतलब जब आप बड़े हो जाते हैं किशोरों में, उसके बाद वो मतलब आपके बुढ़ापे तक भी जारी रह सकता है, ठीक है? जारी रह सकता है। और ये क्या होता है, ये बच्चों में ज़्यादा अधिक पाया जाने वाला क्या होता है, मानसिक विकार होता है। तो हम कह सकते हैं कि 20 का जो है ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। कहने का मतलब है कार्य क्षेत्र में व्यवस्थितता संगठन। ठीक है? तो इसी का आपका ये है, तो ठीक है। नहीं, नहीं, सॉरी। इसमें आपका जो अगर बात कीजिएगा, इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा आवेगशीलता हो जाएगा। कहने का मतलब है कि हम कुछ भी एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब कि कुछ भी कर रहे हैं, हम स्थिर नहीं है। मतलब कहने का मतलब हम चीज़ों को सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, स्थिर नहीं रह पा रहे हैं, ध्यान भटक रहा है। ठीक है? तो इसमें आपका जो है ऑप्शन 20 का बी होगा, सी नहीं होगा। ठीक है? ऑप्शन 20 का जो है ये गलत है आपका। ठीक है? ये नहीं होगा आपका, ठीक है? ये आपका आवेगशीलता, ठीक है? तो ये जो है 20 का बी ऑप्शन आपका क्या है, सही आंसर है। चलिए, इसमें उसके बाद 20 का देख लिए, 20 का बी। और बाकी ऑप्शन जो देखिएगा, यहाँ कह रहा उच्च क्या करता, करेगा हाई कंसंट्रेशन, तो कोई ऐसे और ऐसे बच्चों में हाई कंसंट्रेशन होता ही नहीं। कार्य क्षेत्र को व्यवस्थित रखना, करें ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन वे में चीजों को रखना, ऑर्गेनाइज तरीके से, संगठन है ना, लंबे समय तक स्थिर रहने की योग्यता, ऐसे बच्चों में लंबे समय तक वो लोग बैठ ही नहीं पाते हैं। इसलिए तो कहे, अभी जस्ट आपको बताया कि उसके ध्यान देने, बैठने, स्थिर रहने और अपने व्यवहार को नियंत्रण करने के तरीके से क्या करता है, प्रभावित करता है ना? तो 20 का ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 को अगर देखिएगा, 21 कहता है कि अभिकथन अर्थपूर्ण अधिगम हेतु विद्यार्थियों को सक्रिय रूप में ज्ञान सर्जन करने के बहुतायत अवसर प्रदान करने चाहिए। ठीक है? इसमें क्या कह रहा है आपका कि अर्थपूर्ण अधिगम हेतु अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए, सक्रिय रूप से ज्ञान सृजन करने के लिए बहुतायत अवसर प्रदान करने चाहिए। और इसमें रीजन जो दिया हुआ है, अधिगम ज्ञान का निष्क्रिय अर्जन की प्रक्रिया है। क्या अधिगम जो है वो आपका, आप इसको पेसिव, ये आपका पेसिव है, नहीं, ये आपका पेसिव नहीं, बल्कि अधिगम ज्ञान जो है वो आपका क्या है, कि एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है? ये आप इसको पेसिव नहीं कर सकते, तो ये आपका जो गलत है ये, लेकिन आपका सही है। तो आपका ए सही है और किंतु आर क्या है, गलत है। क्योंकि आपका जो ए में जो कहा है वो क्या कहा है कि अर्थपूर्ण अधिगम हेतु विद्यार्थी को सक्रिय रूप से ज्ञान सर्जन में बहुत ज्यादा अवसर प्रदान करना चाहिए। कहने का मतलब एक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज इसेंशियल है ना? तो 21 का ऑप्शन सी वो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा, 22 कहता है कि अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? अगर हम मीनिंगफुल लर्निंग का बात करें, इफेक्टिव सब्जेक्ट मैटर का अगर हम बात करेंगे कि अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए जो आखिर हमारा जो एक शिक्षक का जो विषय वस्तु होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? बहुत अमूर्त और जटिल होना चाहिए, हाँ? आप उसको एब्स्ट्रैक्ट और कॉम्प्लेक्स रखेंगे, या
या असंबंधित खंडों को प्रस्तुत करेंगे, अनरिलेटेड फ्रेगमेंट्स आप मतलब ये कर रहे हैं जो जिसको बच्चा कनेक्ट भी नहीं कर पा रहा है। हाँ, या विद्यार्थी आप ये करेंगे कि विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित, ये सही है ना? ये क्या है, ये एजुकेशन से मतलब लर्निंग रिलेवेंट हो सकता है, ठीक है। और अति आसान और अत्यधिक सरल ऐसा करें कि या तो आप खूब हार्ड चीजों को कर दें या तो खूब ही आसान कर दें। हम हार्ड करें ना आसान करें, कभी आसान हो सकता है कभी हार्ड हो सकता है, हर चीज हो सकता है, ठीक है। तो 22 का ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगर 23 को देखें, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है अपनी खुद की सोच प्रक्रिया पर चिंतन करना क्या कहलाता है। मतलब कि क्या कह रहा है कि अब अपनी खुद की सोच प्रक्रिया पर मतलब मेटाकोग्निशन जिसको आप कहते हैं, वो क्या है, आपका स्मृतिकरण होता है, अनुकूलन होता है, अभिसंज्ञान, आत्मसर्जन। तो उसको हम क्या कहते हैं, मेटाकोग्निशन को अभिसंज्ञान कहते हैं ना। तो 23 का ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है, ठीक है। कहने का मतलब देखिए अभिसंज्ञान क्या होता है, सीखने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना है, ठीक है, लक्ष्यों को प्राप्त करना, सफलता के अनुमान लगाने और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक ये रणनीतियों का चयन करने की विद्यार्थी की क्षमता से क्या है, संबंधित है। ये छात्रों के विचारों को अलग बनाता है और उन्हें अपनी स्वयं की कार्य क्षमता पर क्या करता है, नियंत्रण करने में क्या करता है, सहायता सहायता करता है। तो 23 का मेटाकॉग्निशन अभिसंज्ञान, आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा, अधिगम के सामाजिक संरचनावादी उपायों के अनुसार निम्न में से कौन सा तरीका अर्थपूर्ण अधिगम के लिए प्रभावशाली नहीं है। जो क्या है, लर्निंग के लिए इफेक्टिव नहीं है, अर्थपूर्ण लर्निंग के लिए इफेक्टिव नहीं है। कौन है, स्वपहल अन्वेषण, ठीक है। उसके बाद कह रहा है आपका चर्चाओं का सक्रिय भागीदारी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है आपका खोजी अधिगम। उसके बाद आपको कह रहा है कि निष्क्रिय अनुसरण। ये आपका गलत है, हमेशा एक्टिव होना चाहिए। तो ये आपका क्या है, ये प्रभावशाली नहीं है, निष्क्रिय अनुसरण पैसिव नहीं हो सकता, हमेशा एक्टिव होगा, ठीक है। तो 24 का ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा, विद्यार्थियों की समस्या और समाधान कौशलों के विकास के लिए निम्न में से किसे बढ़ावा बढ़ावा देना महत्वपूर्ण। देखिए क्या कह रहा है, समस्या समाधान कौशलों के विकास के लिए निम्न में से किसे बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। प्रक्रियात्मक स्थिरता को या अभिसारी चिंतन या अपसारी चिंतन या आत्म केंद्रितता। इसमें अगर आप बात कीजिएगा, देखिए जो आपका अपसारी चिंतन होता है ना, जो अभी से ये मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग, उसको बढ़ावा देना चाहिए। अभी जस्ट बोले थे, क्लास में अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए बच्चों से कि आप अपने शहर प्रदूषण को कम करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये किसको दिखाता है, ओपन ओपन एंडेड क्वेश्चन को दिखाता है। और यहाँ हर एक बच्चे का क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डिफरेंट होगा एक दूसरे से। तो यही सारी सोच को बढ़ाता है, यही आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ाता है। तो इसलिए 25 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही है। ये विसारी चिंतन जो होता है, ये कन्वर्जेंट थिंकिंग कहने का मतलब है कि आप 2 प्लस 2 पूछे 4 हो गया। लेकिन अगर आप वही पूछेंगे कि 4 किससे बन सकता है, तो विकल्प आदमी दे सकते हैं, सर हम 0 प्लस 4 को भी जोड़ेंगे, सर हम 1 प्लस 3 को भी जोड़ सकते हैं, सर हम 2 प्लस 2 को भी जोड़ सकते हैं। तो कम से कम एक यहाँ ऑप्शन तो आया, लेकिन जब 2 प्लस 2 पूछे तो वो 4 ही आया। भाई 4 आंसर ही है इसका, कोई 0 बोलेगा, कोई 3 बोलेगा, तो गलत ना बोल रहा है। तो 25 का ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। और 26 क्वेश्चन को देखिएगा, विद्यार्थियों द्वारा गठित वैकल्पिक अवधारणाओं के अध्यापक को किस प्रकार निपटना चाहिए, ठीक है। उन्हें देखा करना चाहिए क्योंकि वे अवधारणाएं अत्यंत गलत त्रुटिपूर्ण होती, या क्या करना चाहिए, आप इग्नोर करेंगे चीजों को, नहीं कर सकते हैं। अगर बच्चा कोई, उन्हें ठीक तरह से समझा समझा जाना चाहिए क्योंकि वे अधिगम प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। सही बात है। आप क्या करिएगा, जो बच्चा का जो अवधारणा है आप उसको सही ढंग से को आपको समझना चाहिए। उसके बाद आप क्यों, क्योंकि वो अधिगम प्रक्रिया के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे आप कि आप जो है बच्चों को अपनी वैकल्पिक अवधारणाओं पर क्या करेंगे, चिंतन के लिए प्रोत्साहित, ठीक है। क्योंकि देखिए विभिन्न वैज्ञानिक विषयों के बारे में बच्चों की व्याख्या जो समानता स्वीकृत वैज्ञानिक व्याख्या से क्या होती है, भिन्न होती है, वैकल्पिक धारणाओं के रूप में जानी जाती है, ठीक है। तो इसलिए
हम क्या करेंगे, 26 का ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। हम स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते है ना। हम क्या करेंगे, नामीकरण नहीं करेंगे, लेबलिंग नहीं करेंगे। लेबलिंग क्या होता है, बच्चों के लिए हमेशा हार्मफुल है, नुकसानदायक है ना। तो 26 का ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। जब आप बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, तो देखिए जो हमको देखना है जो बच्चे के हित में सही है, एक्टिव पैसिव, है ना, ये सब। उसके बाद फिर आपका समेटिव असेसमेंट, ठीक है। उसके बाद आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, कब करते हैं समेटिव असेसमेंट, कब करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है। फिर आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपका जेंडर स्टेreotype, उसके बाद आपका जिन प्याजे से रिलेटेड, कोहलबर्ग से रिलेटेड, उसके बाद आपका वाइगोस्की से रिलेटेड, उसके बाद आपका स्कैनर से रिलेटेड, देखिए। उसके बाद आपका मल्टीपल, ये हवान गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये सबसे क्वेश्चन आता है, यही इसी के आसपास क्वेश्चन होता है। ठीक है, अगर आप बेहतर ढंग से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। विद्यार्थी निम्न में से क्या महसूस करेंगे यदि वे यह विश्वास करने लगे कि उनके प्रयासों का कार्य का परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए मान के चलिए हम एफर्ट भी लगा रहे हैं किसी चीज में, और मेरे मन में ये भी आ रहा है कि इस एफर्ट का कोई मतलब आउटकम नहीं आएगा ना, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो आखिर जो है क्या महसूस करेंगे विद्यार्थी, अधिगम, असक्तता, या आंतरिक अभिप्रेरणा, या गौरव, या राहत। तो ये जो होता है ना, ये क्या होता है, ये आपका मतलब अधिगम असक्तता, कहने का मतलब हेल्प, लर्न लर्न हेल्पलेस, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, 27 का ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। कहने का मतलब है कि जो होता है विद्यार्थी ये विश्वास करने की उनकी प्रयासन कार्य का परिणाम को ऐसा नहीं पड़ेगा, तो वे अधिगम, कौन अधिगम कहलाता है, वे अधिगम असतता या असदता। ठीक है, कहने का मतलब है ये क्या होता है, एक समान या विषय या उससे ऊपर की बुद्धि में बच्चों में पाया जाने वाला एक ऐसा लक्षण है जिसे पढ़ना, लिखना और ग्रेड उपयुक्त गणित करना सीखने में क्या होता है, विशिष्ट कठिनाई होती है। ठीक है, तो 27 का ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार समझिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए एक ऐसा बच्चा है, ठीक है, जब वो कोई प्रयास करता है, उसका प्रयास अच्छा हो या बुरा हो, जो भी आए उसका आउटकम, तो क्या कर रहा है, वैसे विद्यार्थी पर क्या कर रहा है, मतलब असर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, उसके मतलब कि उसके प्रयास करने पर क्या होगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, परिणाम जो भी हो। हम प्रयास किए, बस ये चीज उसके अंदर क्या होता है, इस चीज का खुशी होता है। फिर हम प्रयास करें, फिर अच्छा रिजल्ट करेंगे, हो सकता है इस बार नहीं आए, अगले बार आए। तो आखिर इस तरह का जो विद्यार्थी होता है ना, ये जो होता है आपका अधिगम असक्तता, कहने का मतलब ये वैसा विद्यार्थी होता है जो समान बुद्धि वाले जो विद्यार्थी होता है ना, उससे वो ऊपर होता है। ठीक है, तो वैसे विद्यार्थियों पर क्या करता है, कोई असर नहीं पड़ता है। तो हम कह सकते हैं 27 का ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 तो देखिए, इसे क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझना जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सा भी क्वेश्चन आप नहीं समझेंगे, आंसर में उलटफेर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। इसमें क्या कह रहा है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन कौन है, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण, ज्ञान प्राप्त करने के लिए चर्चा में भाग लेना, ठीक है, और नगद इनाम जीतने के लिए चर्चा में भाग लेना। ये देखिए नगद इनाम जीतने के लिए चर्चा में भाग लेना, ये आपका क्या है, ये आपका एक्सटर्नल है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सहपाठियों को, देखिए सहपाठ, अब हम पढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अच्छा रिजल्ट लाएंगे, दोस्त लोग बढ़िया सोचेगा। ये भी क्या है, ये भी एक्सटर्नल है, सोशल, है ना, एक्सटर्नल सोशल रिवार्ड। दंड से बचने के लिए चर्चा में भाग लेना, कि भाई अगर हम इस चर्चा में भाग नहीं लेंगे ना, शिक्षक से मार खा जाएंगे। तो फिर तो आप डर से ना, पनिशमेंट से बचने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर से आप ये ले रहे हैं भाग। तो आप जो
ये जो है आपका क्या है, आंतरिक विप्रेरणा का उदाहरण दिखाने, मतलब ज्ञान प्राप्त करने के लिए चर्चा में भाग ले रहे हैं, नहीं ये सोच के भाग ले रहे हैं कि नहीं हमको ये चीज सीखना है, इसलिए आप उस चर्चा में भाग ले रहे हैं। तो 28 का क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगर 29 को देखेंगे, 29 कहता है कि एक अध्यापिका को अपने अधिगमकर्ताओं में किस प्रकार के लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहिए। कि अपने कर्ताओं को जो है आप किस प्रकार के लक्ष्य को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। महारत प्राप्त करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, या परिहार उन्मुखी महारत लक्ष्य, या प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, या परिहार उन्मुखी प्रदर्शन लक्ष्य। तो आपका जो वो होना चाहिए वो महारत प्राप्त करने की दिशा में क्या होना चाहिए, उन्मुख लक्ष्य होना चाहिए। तो हम इस चीज को बढ़ावा देंगे, कहना है मास्टरी ओरिएंटेटेड में, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि 29 का जो है ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन हम समझा पाए होंगे अच्छे ढंग से। चलिए, विद्यार्थियों में निम्न में से किस कौशल को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। देखिए, अगर हम किस स्किल को जो है आखिर प्रमोट नहीं करेंगे, ठीक है, तो अभिसंज्ञान, चिंतन, या सृजनात्मक, या अधीन उन्मुखी। तो यहाँ पे जो है हम किस चिंतन को क्या करेंगे, बढ़ावा नहीं देंगे। तो वो जो होता है वो आपका क्या होता है कि अधीनता, ठीक है, सबऑर्डिनेशन ओरिएंटेड कहते हैं इसको। 30 का ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। इसका क्या मतलब होता है कि जो होता है ना आपका अभी, ये आपका जो हो गया, ठीक है, देखिए होता क्या है कि अधीनता उन्मुखी जो है कौशल छात्रों के हित में नहीं है, और इसलिए इससे बच्चों को कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है। तो 30 का ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर। इस तरीके से हम 30 क्वेश्चन डिस्कस किए और उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। और चलिए आपसे विदा लेते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सेशन को लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में। चलिए आपसे